बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्रतिशोध और जिसमें आप लगातार ये देख रहे हैं कि भारत लगभग हर दूसरे दिन ये दोहरा रहा है कि ऑपरेशन जारी है, आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई जारी है। प्रधानमंत्री आज जब कश्मीर में थे उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि आज से ठीक एक महीने पहले 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात जो शुरू हुआ है वो अभी जारी है, जारी रहेगा और कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। प्रतिशोध के आज के अंक में बहुत कुछ बहुत खास। पहले शुरुआत इस खबर के साथ, अमेरिकी कब्जे में पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस। अमेरिकी एयरबेस से सामान निकालने में जुटा है, अमेरिका एयरबेस से सामान निकालने में जुटा हुआ है। ये नूर खान एयरबेस को लेकर लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि अमेरिका का यहां जबरदस्त इंटरवेंशन था और अमेरिका एयरबेस से अपना सामान निकालने में जुटा हुआ है। रावलपिंडी से 10 किलोमीटर दूर ये नूर खान एयरबेस, पाकिस्तान सेना को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि अमेरिका का कंट्रोल ऐसा है यहां पर कि पाकिस्तान भी वहां उससे पूछ कर जाता है। तो इसको अमेरिका का एयरबेस गिना जाना चाहिए या पाकिस्तान का, यह भी एक बड़ा सवाल है। 10 मई को भारत की ब्रह्मोस ने इसे बनाया था निशाना। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ स्टूडियो में, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव भी मेरे साथ मौजूद हैं। नूर खान एयरबेस को लेकर ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं। ये असल में एग्जैजरेशन है सिचुएशन का, एक्चुअलिटी है नूर खान इसी तरीके से इस्तेमाल होता रहा है और न जाने कब से इस्तेमाल होता रहा है, उसको जरा समझते हैं। पहले मेजर साहब, ये क्या है? क्या नूर खान नाम के लिए पाकिस्तान का है? देखिए, 2 बातें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ऐसा था जब अमेरिका ड्रोन उड़ा रहा था पाकिस्तान से, तो वहां पे लोकल पाकिस्तानियों को नहीं पता था कि अमेरिकन उड़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान, और इसीलिए इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था। इमरान खान से जब अमेरिकन ने बेस मांगा था, इमरान खान ने मना करा था। उसी के चक्कर में उसकी सरकार गई और आज वो जेल में सड़ रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि नूर खान बेस में अमेरिकन हैं कि नहीं, वो तो जब प्रूफ आएगी तब पता लगेगा। लेकिन अगर वहां पे अमेरिकन हैं और अमेरिकन एसेट्स हैं तो आप डोंट बी सरप्राइज्ड। देखिए, पाकिस्तानियों के पास क्या है दिनेश भाई दुनिया को देने के लिए, ये तो बताइए क्या है? दे हैव नथिंग। बस बिचौलिए का काम कर लिया। पाकिस्तान, जैसे मैं अक्सर कहता हूं, ये जैसे डीएनडी है ना, आप डीएनडी दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली जाते हैं डीएनडी। पाकिस्तान एक चुंगी नाका है। पाकिस्तान इज अ चुंगी नाका स्टेट। 20-25 रुपए दो, पार करो, आगे चलो, बस दैट्स इट। और इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है दुनिया में। अगर नूर खान में, मैं फिर अगर कह रहा हूं, अगर नूर खान में अमेरिकन हैं और अमेरिकन ड्रोन्स हैं या फाइटर जेट्स हैं, डू नॉट बी सरप्राइज। आप ये कह रहे हैं कि 20-25 रुपए में अपनी सॉवरेनिटी को ताक पर रख देने वाला मुल्क है ये? सर, इतनी गंदी बातें इनके लिए बोली हैं। ये फैमिली शो है, मैं बोल नहीं सकता। यू ऑल्सो नो कि अमेरिकन जो जर्नलिस्ट था, अमेरिकन वकील था वहां पे, और पता नहीं कौन कौन लोग थे पूरे कोर्ट रूम में। इन्होंने क्या क्या बोला था कि 10-10 रुपए में, जो मैं नहीं बोल सकता, बड़ी अजीब सी बात है वो। लेकिन ये पाकिस्तानियों के बारे में फेमस है। पाकिस्तानी अपनी गैरत कुछ डॉलरों के लिए बेच देते हैं। अमेरिकन का फोन कॉल आया, ये जमीन पे लेट गए, बोला मालिक कितने पैसे लगेंगे? पैसों की बात करो, अगर पैसे मिलते हैं तो ठीक है। इन्होंने बेच दिया होगा। इनमें इट्स नॉट सरप्राइजिंग अगर नूर खान बेच दिया ना। ऐसा फेक तमाशा देख, क्या इसका ओरिजिन पाकिस्तान को देखकर ही हुआ था? ये आप भी इसमें कुछ शुरुआत में टिप्पणी करना चाह रहे थे? ये कहना चाह रहा था कि ये जो इसकी सोवरेंटी आपने बात किया ना, जब सोवरेंटी होगी तब बात है। शमसी एयरपोर्ट का यूएवी के लिए पता नहीं कब से इस्तेमाल हो रहा था। वहां जब भगदड़ मची, हंगामा मचा आवाम में, तब वो बंद हुआ। तो नूर खान के बारे में भी यही है? नूर खान के बारे में आपको बता रहे हैं, वहां एसपीडी था, वहां वीआईपी। एसपीडी क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, मतलब वही कंट्रोल करते हैं जो इनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अच्छा। और वहां कमांड कंट्रोल सेंटर था। अच्छा। और वहीं पर ट्रांसपोर्ट डिवीजन था। ओके। और वहीं पर इनका एक इंजीनियरिंग डिपो भी है। तो सर, एक बात खुलकर मैं आपसे पूछ लेता हूं आज, मेजर गौरव आर्य जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को एक पोटेंशियल थ्रेट भारत के बगल में बनाए रखने के लिए असल में उसके पास कुछ एक पटाखे ऐसे दे दिए गए हों जिसको अमेरिका ने फोड़वाया हो, अमेरिकन ताली बजाओ हो, यहां परीक्षण हो गया, बम बन गया, बम बन गया, बम बन गया। असल में वहां बम जो है एक स्पूफ हो और वहां पर यह खुलासा हो गया और अमेरिका को इसी बात का डर लगा, इसीलिए फिर ये इंटरवेंशन की बात होती है या ये कहा जाता है कि सीज फायर के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए। एक और थ्योरी है जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे चल रही है, मैं आपको ये भी बता दूं। ये पाकिस्तानी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, हमारी थ्योरी नहीं है, पाकिस्तानी डिस्कस कर रहे हैं। और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई साहब, ऐसा तो नहीं कि जब यहां से इंडियन एयरफोर्स ने बम दागे और वो मिसाइल जाके ब्रह्मोस जाके नूर खान बेस पे लगी, उस वक्त अमेरिका का फोन आया कि बॉस हम यहां पे हैं, किसको मार रहे हो? ये भी लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कि असल में जो सीज फायर जो हुआ है,
अब ये देखिए, ये सब सोशल मीडिया की चीजें हैं, तो अगर आप बोलें कि साहब क्या आपके पास प्रूफ है, तो इसका कोई वैसे proof नहीं। गौरव जी, अगर वहां का डिफेंस मिनिस्टर सोशल मीडिया को कोट करके बोल सकता है, तुम क्यों नहीं बोल सकते? नहीं सर, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी वहां के डिफेंस का मतलब होता है रोशनी। बोल सकते हैं हम लोग इस शो में, लेकिन देखिए ऐसा है। अरे सर, वहां के डिफेंस मिनिस्टर की मैं अभी वो दिखाऊंगा, हाँ, वो वहां के बयान अभी आपको सुनाऊंगा, उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है आप भी जानते हैं। नूर का मतलब होता है रोशनी। क्या वहां से वाकई ऐसी एक रोशनी निकल रही है जो खुद पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है? ऑपरेशन सिंदूर का एक और सबूत आया सामने, आतंकी अड्डों की तबाही की तस्वीरें आई सामने। बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर की ड्रोन फुटेज आई है सामने। बताइए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 आतंकी अड्डे तबाह किए थे, और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि पहले पाकिस्तान में, ये जरा देखिए, इसको यहां डालिए, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इसको ये देखिए, ये हमले से तबाह, और ये तो बहुत अच्छे से ये डोम अब लोग पहचानने लगे हैं जिनको उड़ाया गया था, और किस तरीके से वहां फिर एक के बाद दूसरी लाशें निकल रही थी। खुद ये मसूद अजहर कह चुका है कि मेरे कंधे जो हैं वो थक रहे हैं, ये इतने सारे जनाजे उठा कर, और मैं लगातार रो रहा हूं वगैरह वगैरह। उसने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं मेजर साहब जी, पहले वहां जो एक आध कथित टूरिस्ट स्पॉट हैं जी, पहले लोग वहां जाया करते थे देखने जी, अब मस्जिद सुभान अल्लाह देखने जाते हैं। हाँ, कि ऊपर जो आशीर्वाद दे रखे हैं 3-3 जगह। हाँ, तो ये जो नहीं, हाँ, वो यहाँ से झांक के देखते हैं कि नीचे क्या था, यहाँ पे क्या था। तो पहले ऊपर जाते हैं, वहां से झांक के देखते हैं कि नीचे क्या था। एक बचा हुआ है लेकिन अभी ये असली है नूर खान एयरबेस, उसमें से नूर गिर रहा है ऊपर से। तो हाँ, यहाँ नूर आने की व्यवस्था कर दी गई है, यहाँ अच्छे से नूर पहुंचता रहे, प्रकाश आता रहे। लेकिन ये बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब आप आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं, आपने इन आतंकवादियों को तगड़ी चोट तो दी है जी। इन आतंकवादियों की जो फितरत है, ये यहां से बड़ा असर्ट करके वापस लौटेंगे। अब इनके हौसले पस्त हो गए हैं, आने वाले दिनों में कोई इस तरह का काम करने से बाज आएगा, क्या होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर मारेंगे, इनोसेंट लोगों को मारेंगे, ये लोगों का धर्म पूछ के मारेंगे, ये ऐसी चीजें करते रहेंगे। ये ये सीखते भी है ना। कई बार पाकिस्तान ने प्लान बनाया, पाकिस्तान का 1965 और 1999 कारगिल में यह प्लान था कि जब हम घुसेंगे भारत के अंदर, जब हम अटैक करेंगे, तो कश्मीरी मुसलमान हमारे साथ खड़ा हो जाएगा और भारत के खिलाफ वो कार्रवाई करना शुरू कर देगा। तो कश्मीरी मुसलमानों ने दिखा दिया ठेंगा, बोला गेट आउट। तो पाकिस्तान का पूरा मामला फ्लॉप हो गया। अब इन्होंने क्या सोचा कि जब हम धर्म पूछ के सर पे गोली या छाती पे गोली मारेंगे तो भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात हो जाएंगे। वो भी नहीं हुए, तो ये अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहेंगे। ये जो टेररिस्ट हैं, अच्छा ये काम नहीं करा तो अच्छा ये काम नहीं करा, चलो ये करके देखते हैं, और ये करते रहेंगे, लगातार दर लगातार करते रहेंगे। भारत को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये भारत को सोचना है। लेकिन दिनेश, इसमें एक बात है कि अब इनको ये पता है कि जब भी करेंगे पिटेंगे, और जोर से पिटेंगे। जो सामने खड़ी रहती थी, इनका आकाओं की दीवार खड़ी रहती थी, वो खत्म की है इस ऑप सिंदूर ने। तो कायदा तो ये कहता है कि अब बाज आना चाहिए, लेकिन ये कहां कायदे वाले हैं? वो ये कहता है कि ये बाज नहीं आएंगे। अगली खबर देखिए, मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के आतंकी बेटे तलहा सईद ने शाहबाज की पोल सरेआम खोल दी। तो आतंकी तलहा सईद ने कहा, खुलेआम मुनीर आर्मी की सुरक्षा में घूमता है हाफिज सईद। आतंकी तलहा का दावा, पाकिस्तान सरकार हाफिज को भारत सौंपने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये हौसले हैं इनके वहां पर, जरा सुन लीजिए। ये देखिए, ऐसे डिक्टेट किया जाता है वहां पर वहां की सरकारों को। ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। और मैं उम्मीद करता हूं सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में इसको देखा जा रहा होगा। हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस? देखिए, दो चीजें हैं, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और सिर्फ भारत की तरफ से नहीं, ये यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र और यूएसए की तरफ से, अमेरिका की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी का हेलीकॉप्टर ये इस्तेमाल करता है, पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ियां इस्तेमाल करता है। इसके इर्द गिर्द घर के पूरे पाकिस्तानी फौज ने पहरा दे रखा है, जैसे मानो यही प्रधानमंत्री हो पाकिस्तान का। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं ना कि क्या आपको लगता है कि कभी अगर भारत मांगे तो आप हाफिज सईद साहब, कोट अनकोट साहब बना दिया भाई को, देखिए साहब को क्या आप हैंड ओवर कर सकते हैं? देखिए, हमें अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी ना, हमें पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि क्या तुम हैंडओवर करोगे, हम पता लगाएं ये कहां रहता है, वहां पे आपको ब्रह्मोस मारना है, वहां पे टीम भेजनी है, वहां पे आपको पैरा एसएफ की टीम भेजनी है इसको निपटाने के लिए। आपको जो करना है आप करिए। लेकिन देखिए, बात ये नहीं है कि हम हाफिज सईद को खत्म करने में कामयाब हुए नहीं हुए, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि हाफिज सईद हर रात को अपना घर बदले,
उसके मन में ऐसी दहशत, ऐसा खौफ होना चाहिए कि हर रोज अटेम्प्ट हो रहा है हाफिज सईद की लाइफ पर। हर रोज मौलाना मसूद अजहर यह कह रहा है कि रात को अगर मैंने आंखें बंद कर दी तो हो सकता है सवेरे मैं खोल ना पाऊं अपनी आंखें। इतनी दहशत इनके मन में। एंड एवरी सिंगल डे आप कैसा भी करें, आपको मिसाइल मारनी है, आपको किसी और को भेजना है, किसी और से आप भी समझ रहे हैं मैं किसको बोल रहा हूं, बिल्कुल आपको अज्ञात भेजने, आपको जो करना है डेली अटेम्प्ट होना चाहिए। जब तक हाफिज सईद की नब्ज और सांसें एकदम बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना फ्लैट लाइन ना हो जाए, बिल्कुल फ्लैट लाइन। ये कहने का मतलब यह है कि तलहा सईद को हर पल ये लगना चाहिए कि वो तन्हा शहीद हो सकता है किसी भी मौके पर। जी। शिमला समझौते पर पाकिस्तान के रक्षा और विदेश विभाग में देखिए जरा, जिसको आप कह रहे थे सर वहां के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, देखिए जरा दोनों मंत्रालय आमने सामने आ गए हैं। समझौते लेकर पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने इसको डेड डॉक्यूमेंट बता दिया। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने दी सफाई, समझौता रद्द करने का कोई औपचारिक कदम नहीं है। दिनेश यही सुनिए सुन लीजिए सर, ये सुनाएंगे भी क्या प्रोडक्शन टीम। ये दोनों आमने सामने आ गए और ये कह रहे हैं कि एक कह रहा है कि नहीं नहीं है शिमला समझौता। बहुत पहले मेजर गौरव आर्या ये कह चुके हैं कि हमारे यहाँ एक टर्म होता है, इसकी बहुत अच्छे से आप चाहें तो बत्ती बनाएं और आपके यहाँ जो डस्टबिन है उसमें डाल लें। अब ये जो एक तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं नहीं है, एग्जिस्ट करता है, और दूसरी तरफ से ये इनकी मूर्खता की निशानी है या असल में वहां पे भी स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी चल रही है? नहीं, कोई एम्बिग्विटी नहीं चल रही है, बेसिकली बैलेंस। सब लोग, मैं आपको बताता हूं, साफ सीधी बात है। पाकिस्तान में जो पानी का मंत्री है ना, जो अभी बेरोजगार हो गया क्योंकि पानी तो है नहीं वहां पे, पानी का मंत्री वो टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी के बारे में बात करता है। जो उनका रेल का मंत्री है वो कहता है हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, बम मार देंगे, वो बम मार देंगे, मिसाइल मार देंगे। तो हर एक जो विभाग का जो मंत्री है अपना डिपार्टमेंट छोड़ के पानी वाले मंत्री को ये नहीं पता कि नल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, सूखा पड़ रहा है। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर कह रहा है कि अब हमारे टैंक दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो पाकिस्तान में ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है भाई साहब क्योंकि पाकिस्तान की फौज सियासत में घुस गई है। फौज भी तो अपना काम नहीं कर रही। अब आज की तारीख में आप देखिए हुआ क्या है। ये जो कह रहा है ना, ये अपना ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि शिमला मुआहदा जो है, अग्रीमेंट है, 1972 में साइन हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला में, पाकिस्तान के सरेंडर के बाद। 1971 में सरेंडर करा था उसके बाद। तो साहब ये डेड डॉक्यूमेंट है। तुमने इंडस वाटर ट्रीटी को तुमने अबेयंस में रख दिया, तो हमने भी ये डॉक्यूमेंट फाड़ दिया। वहां पे इनका विदेश मंत्रालय, भाई साहब धीरे बोलो, ऐसा नहीं, हमने नहीं करा है कुछ, ये ऐसे ही बोलता रहता, पता नहीं क्या इसका सट के आ गया आदमी। छोड़ो हमने ऐसा कुछ नहीं करा। तो अभी इनके आपस में ही कंफ्यूजन है और सब लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि भाई फौज के आगे मैं लाडला बन जाऊं। गौरव, एक बात मैं आपसे कहना और पाकिस्तान में तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई डिपार्टमेंट इनके पास है ही नहीं, सारे डिपार्टमेंट तो फौज के पास है, पूरे डिपार्टमेंट फौज तो के पास नाम क्या है। और ये बिल्कुल सही नाम ले रहे थे अभी गौरव। अब इनको ख्वाजा आसिफ वहां नहीं कहते लोग, इनको खाजा आसिफ कहते हैं। तो आधी चीजें ये खा जाते हैं, जो कहा होता है किसी समय उसको भी खुद खाना पड़ता है, और कहते हैं ये खाते भी बहुत हैं। सेना एंटी टैंक माइंस की 4000 यूनिट खरीदेगी, अगली खबर। डीआरडीओ विकसित विभाव एंटी टैंक माइंस एंटी हैंडलिंग एंटी लिफ्ट सेफ्टी सिस्टम से लैस, हाथ या मशीन दोनों तरीकों से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्या है सर? ये क्या चीज है और इससे क्या फायदा हो? तो बेसिकली ये टैंक को उड़ा देगी। अगर टैंक इसके ऊपर से गया तो टैंक उड़ जाएगा। ठीक है, सरलीकरण में ये इसका मतलब है। हाँ। और इसके अंदर इतना एक्सप्लोसिव है कि अगर इसके पास जिप्सी आती है, टोयोटा जाती है और गाड़ियां आती है तो नहीं उड़ेगी। ये एंटी लिफ्ट क्या होता है सर? ये क्या है? एंटी लिफ्ट है कि अगर आपने उसको उठाने की कोशिश की, आपने हटाने की कोशिश की, तो वो आप उससे कुछ नहीं होगा, आप उड़ जाएंगे, आप हटा नहीं सकते उसको। ओके। एक बार मैंने लगा दी तो लगा दी। लेकिन एक खास बात है, इससे कई आप पूछेंगे कंपीटिंग क्या है, यूएसए में क्या है, रशिया में क्या है। तो यूएसए में जो है वो 62 T62 वगैरह कहलाती है, और रशिया वाली और यूएस वाली M15 वगैरह कुछ कहलाती है। तो अगर उनसे तुलना करें, उसमें स्टील का है, इसमें प्लास्टिक का है। अच्छा। प्लास्टिक का होने से माइन डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं कर सकते। और इसका खास काम क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि इस रास्ते पर टैंक नहीं आए, ओके, आपने बिछा दी, टैंक डिनायल हो गया। टैंक रूट डिनायल, डिनायल। मतलब टैंक तो जा नहीं सकता उसमें से, तो आगे सेनाएं बढ़ नहीं सकती हैं। ये बहुत बड़ी चीज है बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। कोई लेन आपको, और पहले तो ये होता था कि एक बार आपने माइन फिट कर दिया, अगर दुश्मन नहीं आया, पहले तो खतरा होता था। अब 120 दिन बाद ये निष्क्रिय हो जाएगी। अब आप इसमें टाइमर है, इसमें टाइमर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि माइंस का एक बहुत खतरनाक बात चली है, जो कि इराक में अभी भी चल रही है, कि जो आपने माइंस लगाई, माइन फील्ड बन गया है, उसमें बच्चों को भी उड़ा देती है बीच में। ये चीजें हुई हैं जिस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट रहा है, लेकिन इसमें वो बात नहीं। सर एक बड़ी खबर आ रही है देखिए, और जो लोग पूछते हैं कि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का क्या
क्या हैसियत है उसकी, उनको यह देखना चाहिए। कनाडा का भारत को G7 समिट का न्योता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट का न्योता कनाडा के पीएम ने आमंत्रित किया। कनाडा के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। कनाडा के पीएम ने फोन करके दिया न्योता। कनाडा के पीएम से बात करके खुशी हुई। मोदी ने कहा उन्हें चुनाव में जीत की बधाई भी दी। G7 समिट के न्योते के लिए शुक्रिया। प्रधानमंत्री ने कहा G7 समिट में मुलाकात का इंतजार है और भारत और कनाडा साथ मिलकर काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा। और अब अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। यूक्रेन का रूस पर ड्रोन अटैक जारी है। एंगल्स एयरबेस से फ्यूल डिपो पर हमला। अटैक से फ्यूल डिपो में भारी तबाही। एक के बाद दूसरी तस्वीरें ये बता रही हैं कि यूक्रेन ने हाल के दिनों में उसके बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचाकर एक बड़ी गलती कर ली है। इसका अंदाजा तो रहा होगा जेलेंस्की को, जो आप कहते हैं कि वो माल बेचने के लिए मैं आपकी देखो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं रशिया को, वो उसके साथ जो तुम चाहते हो इसलिए मेरे को मदद करते रहो। लेकिन इसमें अपनी कितनी तबाही करा रहा है, वो अपनी तबाही करा रहा है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने यूक्रेनियंस मरे क्या है। देखिए अभी पूरी की पूरी जो हमने डिस्कस भी करा था हमने, एक दो दिन से हम कर ही रहे हैं सब, कि देखिए दिनेश ये लोग नेटो यहां से प्रेशर आ रहा है। देखिए गेम मैं समझा देता हूं 30 सेकंड में। ट्रंप कह रहा है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम लोग खुद का जुगाड़ करो, जो खाएगा अपना बिल काटेगा, अपना बिल देगा। तो लोगों ने बोला ठीक है। अब बोला कि जो तुम्हारे बजट हैं, मिलिट्री के बजट, डिफेंस के बजट, उसको बढ़ा के अपने जीडीपी का 5% करो। तो सब लोग कह रहे हैं ठीक है। और जो जनरल सेक्रेटरी है नेटो का, उसने वादा कर दिया कि हाँ साहब हम कर देंगे। अभी समिट होने वाला है, समिट में सब लोग जाएंगे। पीट हेग्सेथ जो उनका डिफेंस सेक्रेटरी है वो नहीं जाएगा, लेकिन ट्रंप जाएगा और ट्रंप जाके ये ऐलान करेगा वहां पे कि 5% हो गया। अब ये 5% मतलब हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा माल किससे खरीदेंगे ये लोग? रशिया से खरीद नहीं सकते, रशिया थ्रेट है। चाइना से खरीद नहीं सकते, चाइना थ्रेट है। ट्रंप का यह मानना है कि अगर ये लोग इतना पैसा निकाल के रखते हैं माल खरीदने के लिए, यूरोप में वो सलाहियत नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने की, तो ये अमेरिका से खरीदेंगे। बेसिकली ट्रंप सेल्समैन है, माल बेच रहा है, वही काम जेलेंस्की कर रहा है। एंड जेलेंस्की इज अ यूजफुल इडियट। जेलेंस्की एक यूजफुल इडियट है ट्रंप के लिए, अमेरिकन डीप स्टेट के लिए, कि जेलेंस्की को बोलो तुम अटैक करो, वो कहेगा अच्छा तुमने मेरे 40 जहाज बर्बाद करे, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अच्छा बगल में मकान में आग लग रही है, जब मकान में आग लग रही है तो सब लोग नेबरहुड सब परेशान है। नेबरहुड कह रही है अच्छा ठीक है तुम बाल्टियां खरीदो, कहीं तुम्हारे घर में लगे तो पानी, ये बाल्टियां बेच रहा है। ये बाल्टियां बेच रहा है। लेकिन ये यूजफुल इडियट आपने जो ये टर्म इस्तेमाल किया है जी, ये मुझको बाल्टी के संदर्भ में याद आता है कि किसी से कहा गया कि लो बाल्टी भरवा लो, उसने कहा बाल्टी भर गई, अब उसने पलटा के कहा पेंदी भी भर दो। बहरहाल यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब की नई तस्वीर जारी की। रूस के एंगल्स एयरबेस पर तबाही की नई तस्वीर। रूसी Tu-95, Tu-22, M3, IL-76 विमान टारगेट किए गए। यूक्रेन ने 1 जून को 117 FPV ड्रोन से किया था अटैक। ये गए तो हैं कि ये इस तरीके से अमेरिका की कठपुतली बन के अमेरिका का माल बिकवा देंगे यूरोप में, कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे इनको? लेने के देने तो पड़ेंगे ही दिनेश, वो पड़ भी रहे हैं। लेकिन जब आपको किसी चीज की फिक्र ही नहीं हो, जो इन्होंने बोला यूजफुल इडियट, और आपको एक ही काम करना है फोकस, कि कितने पैसे मिले और कितना सामान बिका, और हम कहना नहीं चाहेंगे, नेशनल टेलीविजन चैनल है, कि मुझे क्या मिला, वो भी तो होगा कुछ हिसाब किताब। क्या ये आपको लगता है सर, जब लीडरशिप किस तरह की हो ये देखा जाता है, तो कम से कम ये लोग जिनका ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि करते क्या रहे हैं, किस तरीके से पेश आते रहे, ठीक है यूक्रेन के लोगों ने उनको नेता बनाकर यहां तक पहुंचा दिया। एक बार नेता बनाया था, उसके बाद मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां पर कोई भी न्यूज़पेपर अलाउड नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है। अगर आप सोचते हैं यूक्रेन डेमोक्रेटिक कंट्री है, इन 3 चीजों को चेक कर लीजिए। लेट योर व्यूअर्स गूगल इट, देयर इज नथिंग डेमोक्रेटिक अबाउट इट। जी तो ये जो है ना जेलेंस्की, मैं आपको बता दूं दिनेश, जेलेंस्की इज जस्ट लाइक मोहम्मद यूनुस। ये कैसे मोहम्मद यूनुस की तरह है? मोहम्मद यूनुस भी अनइलेक्टेड है, इसका भी जैसे सर ने बताया अभी, इसका भी इलेक्शन का मामला मार्शल लॉ लगा के बैठा हुआ है। मोहम्मद यूनुस क्या कहता है, अगर मैं चला गया तो बांग्लादेश डूब जाएगा। ये भी यही कहता है अगर मैं चला गया तो यूक्रेन पूरा यूरोप डूब जाएगा। ये फियर मॉन्गरिंग के चक्कर में सत्ता से इनको, जैसे मोहम्मद यूनुस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश की इकोनॉमी क्रैश हो, बांग्लादेशी मरे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपनी कुर्सी से मतलब है। उसी प्रकार जेलेंस्की है, कितने लोग मरे, क्या हो, आग लग जाए, उसको अपनी कुर्सी से मतलब है, और यही कर रहा है वो। दिनेश ये बताइए, नहीं तो आज तक अगर उसके वो वही कहते हैं कि हमारे 600,000 लोग मर गए,
ये क्या कम फिगर है? सही बात। आपकी क्या पॉपुलेशन क्या है? और 600,000 मर गए, उधर आप कहते हैं 1 मिलियन मर गए। आप तो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं जैसे मेरे पास 100 गिन्नियां हैं, तुम्हारे पास 6 हैं। ये कौन सा कंपैरिजन हुआ? ये तो बहुत ही खतरनाक है। इंसान की जिंदगियों को गिनने का भी ये आंकड़ा, ये इसी तरह के लोग हैं। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से पुतिन गुस्से में। टैक्टिकल एटमी वेपन का पुतिन कर सकते हैं इस्तेमाल। ब्रिटिश सेना के रिटायर्ड कर्नल रिचर्ड कैम्प का दावा है ये। यूक्रेन से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं पुतिन। ये बात सही है कि अगर आप अपना माल बेचने के लिए आप ये करते चले जाएंगे तो ये ब्रिंकमैनशिप किसी भी दिन पुतिन को इस बात के लिए उकसा देगी। आपके शो में मैंने कहा था, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रियली वरीड अबाउट डर्टी बॉम्ब। फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये जो इन्होंने किया है ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ डर्टी बॉम्ब इज नॉट न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब हाँ। हम इसलिए कह रहे हैं कि छोटा है, हाँ। शायद किसी और तरीके से मारेंगे, हाँ। लेकिन हाँ। उसमें रेडिएशन ऑफ कोर्स होगा। हाँ। न्यूक्लियर बॉम्ब तो होगा ही। हाँ। जो टैक्टिकल है, जो छोटा वाला है, ये एक तरीके से दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रोवोकेशन एवर इन होल ये अभी तक के 3 साल में ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट प्रोवोकेशन है, बिकॉज यू हर्ट द असेट्स व्हिच वर नॉट रिक्वायर्ड टू बी हर्ट। दे वर नॉट पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग वॉरफेयर। और जो आपने सर पहले भी बताया कि भाई ये सैटेलाइट इमेजेस आपकी डील हो रखी है। हाँ, हाँ। आप खुले में रखेंगे कि दूसरे देशों की सैटेलाइट देख सके, जानबूझ के आप खुले में रखेंगे कि साहब ये हमारे पड़े, आप देख लो, क्योंकि आपकी हमारी डील है। पुतिन ने वो डील रखी, उसको मैं ये कह रहा हूं ज़ेलेंस्की को सैटेलाइट इमेजेस किसने दी? अपने उस ऑब्लिगेशन को मानने के लिए उसे पनिश किया गया। ये ऑब्लिगेशन थे, स्टार्ट ट्रीटी जो है, जो स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, जिसपे बाइडेन ने और पुतिन ने साइन किए थे लास्ट। नहीं तो फिर अब ये मैं ये जानना चाहता हूं कि जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से हम कई बार कई पड़ावों पर ये सुन चुके हैं कि बस अब न्यूक्लियर वाला वो थ्रेशोल्ड पहुंच रहा है किसी भी वक्त। यहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और क्या जब ये ब्रिटेन समेत तमाम मुल्कों को अंदेशा हो रहा है कि आप पुतिन उस जगह पहुंच रहे हैं, तो क्या ये सच है? अंदेशा है, अभी भी अंदेशा है, और अभी भी हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अंदेशा अगर कभी होना था तो सबसे ज्यादा अभी है। पुतिन को एक बात पता है, जो ये 24 फरवरी को एक्शन शुरू हुआ था 2022 को, जो यूक्रेन के अंदर रूसी फौजें घुसी थी, अगर पुतिन ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये ड्रोन मिसाइल मार के अब नहीं होने वाला, क्या पुतिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा? वेरी डिफिकल्ट टू से। मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस कम हैं, बहुत कम हैं कि पुतिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे, लेकिन प्रैक्टिकल भी नहीं, लेकिन जितनी चांसेस आज हैं, चाहे वो बहुत कम हो, उतनी चांसेस पहले कभी नहीं थी। आज जितने चांसेस हैं इसके पहले 3 साल 3.5 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो 1% चांस हो, चाहे वो 1% चांस हो, 99% चांस हो, नहीं इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो 1% कभी नहीं। पहले गौरव हम लोग कहते थे 0% चांस है, अब हम 0 नहीं कह पा रहे हैं। 0 नहीं कह पा रहे हैं। अगली खबर देखिए, ट्रंप और पुतिन के बीच में 75 मिनट बातचीत हुई। अच्छा, ये बात करते होंगे तो क्या करते होंगे? और 75 मिनट बात करने का धैर्य ट्रंप में। 75 मिनट बातचीत हुई। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम पर सहमति नहीं। पुतिन ने कहा रूस से दादागिरी नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि ये बड़ा क्लियर कट संदेश दिया होगा। और ट्रंप को ट्रंप का इस समय मुझे लगता है बजाओ नक्षत्र चल रहा है। उधर से आप एलन मस्क को देख लीजिए, तमाम जगहों से वो अभी फिलहाल, और आज उन्होंने अच्छा नक्षत्र आपने बताया, ये नक्षत्र जो चल रहा है ये अभी उसी के तहत उन्होंने फोन कर दिया। पुतिन ने कहा कि भाई साहब इधर भी नहीं चलेगा जी। नहीं, ये देखिए ना आप, ट्रंप एक्सपोज हो रहा है, ट्रंप हर जगह एक्सपोज हो रहा है। ट्रंप ने बोला 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा लड़ाई, 20 जनवरी को मैं कुर्सी पे बैठूंगा, 21 पे सब शांति पूरी दुनिया में, वरना ये वरना वो। लोगों ने बोला वरना क्या क्या करना, क्या भाई किससे बात कर रहा है? तो अब कोई इसकी मान नहीं रहा। अब गुस्सा तो एलन मस्क पे निकलेगा, किसी ना किसी पे तो गुस्सा निकालेगा। ये तिलमिलाया बैठा है ट्रंप आज की तारीख में। और मैं एक और बात बताऊं, इसने सोचा था ज़ेलेंस्की को दबा लूं। यूजफुल इडियट होगा, यूजफुल इडियट होगा और जरूर है, लेकिन ज़ेलेंस्की भी बिल्कुल पपेट नहीं बन रहा। ज़ेलेंस्की को पता है कि जब तक लाशें गिरती रहेंगी, जब तक खून बहता रहेगा, तब तक ज़ेलेंस्की कुर्सी पे बैठा है और ज़ेलेंस्की किसी को पास नहीं आने दे। ये सत्ता का नशा ऐसा है बॉस, ये नशा ऐसा है सत्ता का। जिस दिन ज़ेलेंस्की उतरा, तो ये जो कई लोग कहते हैं कि अगर आप खतरनाक जानवर की सवारी करके दुनिया को ये बता रहे हैं कि देखो ये जानवर मैंने काबू में कर लिया, तो उतारना मत, फिर उतरोगे तो जानवर देख लेगा फिर तुमको। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड पलटवार, 400 ड्रोन और 40 मिसाइल से अटैक। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि ये हमारे यहां पर 400 ड्रोन और 40 मिसाइल तो अभी तक आ चुके हैं, खुद ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। अब ये ज़ेलेंस्की इसको बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बताते भी हैं क्योंकि इसी से उनकी दुकान और उनकी जिंदगी चल रही है। कीव, चेर्नोबिल, खामेलनित्स्की ओब्लास्ट में अटैक हुआ है। कीव में जबरदस्त नुकसान हुआ है, 4 की मौत। मुझको लगता है ये
ये भी एक उस तरह के हो गए हैं। एक जैसे पाकिस्तान है वो भिखारी है, वो घाव दिखा के भीख मांगता है जी। ये वाले जो है घाव दिखा के मरहम पट्टी का इंतजाम करते हैं अपने लिए। जी बिल्कुल, और ये भीख भी मांगते हैं। हाँ। ये इन्होंने तकरीबन $125 अरब अभी तक ये निगल चुका है। $125 अरब। और एक CIA की रिपोर्ट आई थी, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। जब इससे पूछा कि भाई इतने अरब कहां हैं, ज़ेलेंस्की ने बोला ये नहीं पता मुझे कहां हैं, पैसे मत पूछो, अभी लड़ाई चल रही है। अभी लड़ाई चल रही है। ये अरबों डकार गया भाई। और इसके बारे में सेमर हर्ष है। सेमर हर्ष एक बहुत बड़ा नाम है जियोपॉलिटिक्स में और बड़ी इज्जत है, बड़ा क्रेडिबल नाम है। सेमर हर्ष को कोट करते हुए CIA ने रिपोर्ट कराई है कि ये इतना करप्ट आदमी है ज़ेलेंस्की, इसकी और इसकी कैबिनेट ने पूरा का पूरा वॉर का बजट पता नहीं कहां स्विट्जरलैंड के अकाउंट में। ये जो रेयर अर्थ मेटल देने पड़ रहे हैं अमेरिका को, ये ट्रंप आपको लग रहा है कम है? ट्रंप आपको लग रहा है कम है? ट्रंप भी तो पूरा बिजनेसमैन है। ट्रंप बेसिकली वहां पे गल्ले पे बैठा है, धंधा करने आया है। ट्रंप कह रहा है देखो यार तुम्हें मार रहा है पुतिन, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बचा लूंगा, मैं ऐसा ऐसा कर लूंगा, तुम 50% दे दो अपना रेयर अर्थ। इसने बोला हाँ, वो डील पक्की हो गई है। पक्की हो गई। उसने पहले तो शुरू में लड़बड़ के आया था, लग रहा था कि नहीं ये रीढ़ वाला आदमी है लगता है। देखिए बात यह है कि ट्रंप पुराना चावल जिसको हम देसी में कहते हैं, ट्रंप पुराना चावल है। ट्रंप ने सॉर्ट आउट कर दिया। अब ये चीज है कि कब रोकेगा। अब ये देखिए ना, जो ट्रंप चाहता है वो ज़ेलेंस्की दे नहीं सकता। ट्रंप कह रहा है तुम लड़ाई बंद करो, ज़ेलेंस्की निपट जाएगा जिस दिन ज़ेलेंस्की ने लड़ाई बंद कर दी। भाई सबसे बड़ी बात जो गौरव कह रहे हैं यही है, जिस दिन लड़ाई बंद। अभी बात मत करो पैसों की, अभी लड़ाई चल रही है। अगली खबर, झूठ बोलने में भी पाकिस्तान के एक सुर नहीं है। देखिए जरा, इंडियन फाइटर जेट लॉक करने पर एक और झूठ। ख्वाजा आसिफ ने 10 जेट लॉक करने की बात कही थी, बिलावल ने 20 जेट लॉक करने का दावा किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा 6 फाइटर जेट गिराए। ये वहां पर असल में हर दिन की कहानी है, लेकिन आज फिर देख लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं अगर आपकी अनुमति हो तो। एक पाकिस्तान का टीवी चैनल है ARY। ARY ने इतनी ज्यादा देशभक्ति जागी ARY में, उसने भारत के 8 जहाज गिरा दिए। कभी कहता है 9, कभी कहता है 8। फिर एक और टीवी चैनल जियो न्यूज, वो थोड़ा सा हल्का बोलता है। जियो न्यूज ने बोला कि नहीं हमने सिर्फ 5 गिराए। पाकिस्तान टीवी और जो सरकारी चैनल है उसने सिर्फ 3 जहाज गिराए हमारे। तो अलग अलग चैनलों ने भी जहाज गिराए, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तानी चैनल्स ने जहाज गिराए हैं। और आप खुद देख रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहा है 10 लॉक करे, बिलावल भुट्टो कह रहा है 20 लॉक करे। तो जो जितना अपना प्रोजेक्शन कर ले, ये घर की बात है, देशभक्ति की बात है। देशभक्ति की बात, देशभक्ति नहीं है। वो ट्रैक करके लॉक करके, अच्छा उसकी जगह कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपने घर में ताले रखे हुए हैं। टेक्निकल बात बताऊं अगर मौका है तो। बताइए। देखिए कैसा है, लॉक क्या किया। जब हमने EW अटैक किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक किया, तो हमने उनके स्क्रीन पर क्या भेजा? हमने उनके स्क्रीन पर भेजा इतने सारे फॉल्स सिग्नल की इतने जहाज आ रहे हैं। अब उन्होंने जो भी किया, आपने एक PL-15 का देखा ना, खेतों में पड़ा हुआ था। अब वहां तो जहाज था नहीं। PL-15 गया तो नीचे गिर गया। अब जो बंद होता गया, जब हमने बंद किया उन्होंने इतने मार दिए। ये समझिए, ये बहुत बड़ी टेक्निकल बात कही जा रही है कि आपके रेडार पर फॉल्स सिग्नल मिल रहे हैं कि यहां से भी जेट आ रहा है, यहां से भी जेट आ रहा है, और उनको आप लॉक कर रहे हैं और उसको हिट कर रहे हैं। वहां कहीं असल में आप हवा में मार रहे हैं, कुछ है नहीं वहां पर, और आपने खेत में मार रहे हैं। और वहां खेत में मिले भी है, इसीलिए आपके सेल्स इसीलिए मिले हैं। हाँ, ये जो बात है ना, मुद्दे वाली बात, ये अब आप जिसको जितना दिखा उसने उतना बोला। और देशभक्ति में चूर ने बोला 20, जिसने थोड़ा कम उसने 10, 6, 9, 5 जो बोलते जाओ। जिसने 10 बोला, अब उसके ऊपर देखना गद्दारी का फतवा लगेगा कि तूने कम लॉक करे, जब ये भाई 20 बोल रहा है, कह रहा नहीं 30 लॉक करे। नहीं तो फिर वो ये बोलेगा ना वो कि आपने जो माल दिया वो असली था, जिसको फूंक के मैंने ये बोला। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, बट हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि अगर कुछ असली चीज निकलती है, पाकिस्तान में पाक प्योर सिर्फ वही चीज निकलती है। भाई बता रहे हैं। अगली खबर देखिए, चिनाब ब्रिज उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी, सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर मारा। मोदी ने कहा पाकिस्तान ये शिकस्त हमेशा याद रखेगा, निश्चित रूप से याद रखेगा। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। ये तो याद आएगी, लेकिन प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं ना, उसके अलावा जो कराए वो भी देख लीजिए। ये जो पुल है, ये पाकिस्तान के सीने पे ऐसा खड़ा हुआ है। ये इस पुल का इंपॉर्टेंस उस हिसाब से ही बहुत ज्यादा होगा सर। नहीं देखिए, मैं एक आप देखिए,
बात यह है कि जो कुछ भी JNK में होता है वो पाकिस्तान में बिल्कुल माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देख के जज किया जाता है। तो जो पॉपुलेशन है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की पॉपुलेशन है या गिलगिट बाल्टिस्तान की जो पॉपुलेशन है, वो अब सरकार के ऊपर प्रेशर डालेगी कि देखिए तरक्की हो रही है यहाँ पे, इसीलिए वो लोग सड़क पे आते हैं। और जलन महसूस होना, ये पाकिस्तान का कैरेक्टर, ये लाहौरियों का कैरेक्टर है, ये बगल वाले से जलते हैं, सिर्फ कुड़ गए, जल गए, क्यों तरक्की हो गई, मतलब उनका ये नहीं कि खुद मेहनत करके खुद की कर लें। तो ये जो आप ना ये महाब्रिज की आप बात कर रहे हैं, चेनाब पर बना है महाब्रिज, अब आप ये बात देखिए, ये पाकिस्तान में किस तरीके से मोदी ने इसलिए बनाया है ब्रिज क्योंकि हमें छोटा दिखाने की कोशिश करो, ये होगा वहां पे, ये ब्रिज हमें छोटा, जबकि मोदी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम छोटे हो, बिल्कुल तुम छोटे हो, तुम्हें क्या दिखाना छोटा। लेकिन ये इतना बड़ा बना दिया है कि अगर ऐसे करके देखेंगे तो टोपी पीछे गिर जाएगी। और दूसरे ये उससे जो हमारी पेरिस वाली है ना, एफिल टावर से भी ऊंची है, ये यहाँ 5 कुतुब मीनार समा जाए, इतना ऊंचाई, इतनी ऊंचाई तक कैसे, कहते हैं ना हमारे यहाँ ट्रक में इसीलिए लिखा रहता है पाकिस्तानियों ढंग से पढ़ना, जलो मत, बराबरी करो, कर पाओगे, जाओ माल फूको। आज इतना ही सर, प्रतिशोध में पधारने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।